नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के ऊपर। बात करें पेपर का नाम, तो पेपर का नाम है एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट गृह विज्ञान है अर्थात होम साइंस है, तो आपको वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 1 का नाम एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट है या नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो ज़रूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 या पेपर नंबर 4 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं, आप यहाँ से तो तैयारी करके जाएंगे कि सर ने गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रखी है। अभी जो क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आएगा उसको चीर फाड़ डालेंगे, मतलब बहुत अच्छे से करके आएंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है। बट जब आप वहाँ पर जाएंगे और आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा, उसमें लिखे हुए प्रश्नों को आप जब पढ़ेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि भैया वहाँ पर मेरे बताए हुए एक भी क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं देखने को मिलेंगे? क्योंकि आपने तो सिलेबस चेक किया नहीं था। मैं बार बार बोल रहा था और आपने उसको चेक नहीं किया था। ठीक है, तबीयत खराब हो गई थी, इस कारण से 2-3 दिन से वीडियोस नहीं बन पाए। आज ये आपका वीडियो बनाया गया है। बात करते हैं, ये आपकी महासंग्राम क्लास होने वाली है। ठीक है, जो 2024 और 25 में परीक्षा होने वाली है उसकी दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ये एमए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है, ना कि सेकंड और थर्ड वालों के लिए है। थर्ड वालों की भी क्लास जल्दी ही स्टार्ट करवाई जाएगी। बात करते हैं, इसमें जो पिछले 3 वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उनको यहाँ पे कवर किया गया है। पिछले 3 वर्ष में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उनको कवर करके यहाँ पर आपके सामने ये जो है पूरा वीडियो तैयार किया गया है। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखेंगे, साथ में उत्तर को देखेंगे। महासंग्राम क्लास है। मैंने आपको बताया भी था कि जो आपका शॉर्ट उत्तर, वेरी शॉर्ट टाइप का और लॉन्ग टाइप का, मतलब कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, तीनों प्रकार के प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत, इस चैनल के अंतर्गत जो है क्या करवाए जाएंगे, कवर करवाए जाएंगे आपके पेपर होने से पहले। तो फिलहाल आपके पेपर नंबर 1 का है, आपको पेपर नंबर 2 लिखना होगा कमेंट में, तभी आपके पेपर नंबर 2 का वीडियो बनाया जाएगा। तो ये आपका जो वीडियो आया है इसको आप अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय तीनों में उठा के डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि आप इसको अति लघु उत्तरीय में ही डालें, लघु उत्तरीय में भी डालें या फिर दीर्घ उत्तरीय में डालें। जहां पर भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं, अति लघु उत्तरीय में पूछे जाएंगे तो आप 50 शब्द में इसी को बता दीजिएगा, चीज़ों को समझ जाएंगे ही। अगर वही चीज़ आपसे लघु उत्तरीय में पूछे तो 200 शब्दों में बता दीजिएगा, दीर्घ उत्तरीय में पूछे तो जितना बताया गया है उतना सब उतार दीजिएगा। ऑटोमेटिक आपका ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक एक चीज को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब चूंकि डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, तो विकास, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलप का मतलब क्या होता है, विकास होता है। तो विकास की विशेषताएं पूछा जाना जो है एक स्वाभाविक सी बात है। तो पहला ही प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है विकास की विशेषताएं बताइए, मतलब डेवलपमेंट की क्या विशेषताएं होती हैं वही आपको यहाँ पर बताना है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये आप पीडीएफ खरीदना चाहते हैं, ये आपके पेपर नंबर 1 का है, पेपर नंबर 2 का भी पीडीएफ तैयार किया जाएगा, 3 का भी, 4 का भी। वीडियो में बना पाऊँ ना बना पाऊँ, बट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 894801, ठीक है, ये जीरो है, 0158 एंड 57 पे आपको व्हाट्सएप करना होगा। ठीक है, व्हाट्सएप करके आपको सब्जेक्ट का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और किस सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं उसका नाम, ये आपको डिटेल्स देनी होंगी। आपको वहाँ पर मात्र 50 रुपये में चारों पेपर के पीडीएफ्स फ्री में बिल्कुल मिल जाएंगे। अगर के लिख गया, ये तो 1000 हो जाएगा, अरे ये के नहीं है। ठीक है, काट दे रहे हैं, 1 मिनट, जो क्या बोल रहे थे, हाँ, मात्र 50 रुपये में आपको पूरा का पूरा पीडीएफ क्या करवा दिया जाएगा, चारों पेपर का प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसमें प्रश्न आपके दिए रहेंगे और साथ ही साथ आपको उत्तर दिए रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, वही जो मैंने बताया, आपको एक स्कैनर भेजा जाएगा, उस पर आपको 50 रुपये पे करना होगा। पे करते ही आप स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजेंगे और हमारी टीम आपको क्या करेगी, तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है, तो ये आपके लिए सरल चीज़ है, चूँकि अक्सर बच्चे पीडीएफ की डिमांड करते रहते थे। मैंने पहले सोचा था कि पीडीएफ जो है मुफ्त में ही प्रोवाइड करवाया जाएगा, बट तैयार नहीं हो रहे हैं जो लोग यहाँ पे पीडीएफ बनाने में, भैया समझ रहे हो ना, मेहनत लगता है, तो तैयार नहीं होते हैं, तो उसके लिए जो है थोड़ा बहुत उनको चार्ज करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत कम, मिनिमम फीस 50 रुपये हमने रखी है। 50 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, आप दे सकते हैं और पीडीएफ खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, प्रश्न पे बात करते हैं। तो प्रश्न पूछ रहा था विकास की विशेषताएं बताइए। तो आप लिखेंगे कि विकास की विशेषताएं क्या हैं, निम्नलिखित हैं, मतलब कुछ यहाँ पर बताई गई हैं जो एक एक करके दी गई हैं।
विकास की जो पहली विशेषता आती है वो क्या है? विकास परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला के रूप में होता है। मतलब बोलते हैं जो विकास है, जब हम किसी चीज़ में लगातार परिवर्तन देखने को मिलता है, किसी चीज़ में लगातार परिवर्तन देखते हैं और कैसे प्रगतिशील श्रृंखला, मतलब आगे धीरे धीरे वो बढ़ रही है। ऐसा नहीं, विकास हमेशा आगे की ओर होता है, पीछे की ओर नहीं होता है। जैसे कि कोई जानवर है, कोई प्राणी है, वो बढ़ेगा, उसकी हाइट घट नहीं सकती है, ठीक है? अगर घटेगी तो वो विकास नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हो ना? विकास डेवलप किसे कहते हैं पता चला? जब कोई चीज क्या हो, आगे की तरफ बढ़े और लगातार बढ़ता रहे और उसमें आपको परिवर्तन भी देखने को मिले। जैसे कोई आदमी आपसे पहले मिला था, वो पहले ठीक से बोल नहीं पा रहा था, अब आप जब दोबारा मिले तो अच्छा खासा बोल रहा था, तिबारा मिले तो हो सकता है वो लैंग्वेज ही चेंज कर दे, हो वो इंग्लिश में बोलने लगे। तो ये क्या हो रहा है, वो डेवलप कर रहा है, ठीक है? अगर आपने किसी अब सोचो कोई किसी आदमी से आप मिले, अच्छा खासा इंग्लिश वगैरह बोल रहा था, उसके बाद मिले, वो बेचारा इंग्लिश क्या हिंदी भी नहीं बोल पा रहा था, तो क्या हुआ, वो विकसित हो रहा हुआ? विकसित नहीं हो रहा है। जो चीज आगे की ओर बढ़ेंगी उन्हीं को हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। तो पहला क्या बता रहे हैं, विकास परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला के रूप में होता है, ये पहली विशेषता है। मतलब विकास क्या होता है, आगे बढ़ता रहता है और लगातार आपको चेंज देखने को मिलते हैं। इसके बारे में लिखते भी हैं कि इस विशेषता से स्पष्ट होता है कि विकास प्रक्रिया में जो भी परिवर्तन आते हैं वह प्रगतिशील दिशा की ओर उन्मुख होते हैं। मतलब प्रगतिशील आगे की ओर क्या होते हैं, बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। अतः विकास सदैव अग्रोन्मुख मतलब कि आगे की ओर बढ़ना होता है। उदाहरण के लिए एक बालक जन्म के पश्चात पहले सोता रहता है, फिर बैठना, ठीक है, पहले क्या होता है, सोता रहता है, फिर उसके बाद बैठना सीखता है, फिर चलना और अंत में दौड़ने की क्रिया करने लगता है। तो मतलब वो भी बालक क्या कर रहा है, लगातार डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है, उसमें लगातार परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं। आई होप आपका ये पहली विशेषता क्लियर हो गई होगी। दूसरा बताते हैं, विकास सदैव क्रमबद्ध रूप में होता है। क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जब एक सिस्टम से चले, मतलब एक के बाद एक चीजों का होना, घटित होना, एक के बाद एक में परिवर्तन आना ही क्रमबद्ध कहलाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझें तो आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे बालक है, डायरेक्ट दौड़ना थोड़ी सीख सकता है। सोचो, बालक पहले पड़ा हुआ था, बेचारा रो रहा था, कें कर रहा था, और वो ना तो बैठना सीखा, ना तो चलना सीखा, डायरेक्ट दौड़ना सीख लिया। ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ठीक है? तो इसलिए ये एक क्रम में होता है। बालक पहले रोता है, छोटा सा लेटा रहता है, फिर वो हल्का सा बैठना सीखता है, फिर धीरे धीरे हाथ और पाँव के सहारे चलना रेंगना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो खड़ा होता है और चलना सीखता है, फिर उसके बाद लास्ट में वो दौड़ना सीखता है। तो ये एक क्रम है, उसी क्रम के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेवलप होता है। ऐसे सभी चीज़ें क्या होती हैं, एक क्रम में डेवलप होती हैं, ठीक है? वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो बताते क्या है, विकास सदैव क्रमबद्ध रूप में होता है। मतलब विकास प्रक्रिया में जो भी परिवर्तन आते हैं वो अग्रोन्मुख होने के साथ साथ क्रमबद्ध रूप में भी होते हैं। मतलब आगे तो बढ़ते ही हैं और साथ ही साथ एक क्रम में आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि पहली चीज आखिरी चीज पहले घटित हो जाए और पहली चीज आखिरी में घटित हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी विशिष्ट परिवर्तन एक निश्चित परिवर्तन से के घटित होने के बाद ही घटित होता है। मतलब कह रहे हैं कि कोई भी अगर विशिष्ट परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है कि भैया ये चेंजमेंट इतना बड़ा कैसे हो गया, तो यानी उसके पहले भी कोई चेंजमेंट हुआ होगा, तभी वो इतना चेंज होता चला गया, ठीक है? ऐसा नहीं हुआ कि डायरेक्ट वो उतना चेंज हो गया है। जैसे यहाँ पर बताते भी हैं कि बालक चलना तभी सीखता है जब वो बैठना सीख जाता है, ठीक है? आगे क्या बताते हैं, इसी कारण विकास के संबंध में पूर्व कथन किया जा सकता है। मतलब कहते हैं इसी कारण से आप भविष्यवाणी भी कर सकते हैं विकास के मामले में। जैसे आपने किसी बच्चे को देखा तो आप बता भी सकते हैं कि आगे चल के बैठना सीख जाएगा, आगे चल के ये चलना सीख जाएगा, आगे चल के दौड़ना सीख जाएगा। तो ये तो आप भविष्यवाणी कर रहे हो। और ये चीज़ें क्या है, आपको पता है ना कि क्रम में ये सारी चीज़ें डेवलप होगी। तो यही चीज़ें आप इसकी क्या बोल रहे हैं कि ये पूर्व कथन किया जा सकता है, मतलब पहले से बताया जा सकता है कि चीजें कैसे आगे होंगी, ठीक है? ये यहां पर बोल रहे हैं। तीसरी जो विशेषता विकास की आती है वो क्या आती है, विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन सदैव परस्पर संबंधित होते हैं। मतलब
विकास पहले तो आपने समझा कि विकास क्या होता है, हमेशा आगे की ओर होता है, किसी चीज को बढ़ाता है ना कि घटाता है। पहली बात आपने सीखी। दूसरी बात आपने सीखी कि विकास एक क्रम में होता है, मतलब एक के बाद एक चीजें घटित होती हैं। ऐसा नहीं कि पहली वाली चीज आखिरी में घटित हो और आखिरी वाली चीज पहले घटित हो जाए। मतलब बालक पैदा होते ही उसके दांत वगैरह निकल आए, बाल पक जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। उसके लिए क्या होता है, धीरे धीरे वो एक फेज से गुजरता है और लास्ट में जाके उसके बाल वगैरह पकते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, चमड़े वगैरह मांस को छोड़ देते हैं। वो बुढ़ापे में आता है, ऐसा नहीं कि बचपने में आ जाए। तो अगर आता है तो उसको रोग कहेंगे, वो कोई विकास नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपने दूसरी चीज समझी कि क्या विकास एक क्रम में होता है। तीसरी चीज बताते हैं कि विकास क्रम में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मतलब अगर पहला क्रम घटित ना हो तो दूसरा घटित होना इम्पॉसिबल है। मतलब कि बालक अगर बैठना नहीं सीख पा रहा है, चलना नहीं सीख पा रहा है, तो वो दौड़ भी नहीं पाएगा। ये आप समझ के रखिए। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि जो विकास के क्रम होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यहाँ पर इसी चीज को बताते हुए लिखते भी हैं कि विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी बालक का क्रियात्मक विकास अच्छा होगा तो उसका संवेगात्मक, सामाजिक तथा मानसिक विकास भी अच्छा होगा। मतलब बोल रहे हैं, अगर कोई बालक कार्य करने में निपुणता हासिल कर ले, मतलब किसी भी कार्य को वो आसानी से कर ले रहा है, कोई भी कार्य आप दे रहे हैं तो वो आसानी से कर ले रहा है अगर उसके बारे में वो जानता है, ठीक है। तो उसका संवेगात्मक मतलब कि उसका इमोशन भी उतना ही अच्छा डेवलप होगा। उसका सामाजिक मतलब कि सोशलाइजेशन जो होता है वो भी अच्छा होगा। और उसका मानसिक विकास मतलब कि दिमागी तौर पे भी वो स्वस्थ होगा, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर बता रहे हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। विकास की विशेषताओं के आधार पर यह कहा भी जा सकता है कि विकास एक प्रकार की से प्रगति की दिशा में एक योजनाबद्ध क्रिया है। मतलब बोलते हैं कि विकास की विशेषताओं के आधार पर यह कह भी सकते हैं कि विकास एक प्रकार की प्रगति, प्रगति मतलब आगे चलने की दिशा में एक योजनाबद्ध, मतलब कि पहले से जो योजनाएं बनाई जाती हैं उस तरीके से योजनाबद्ध क्या है, प्रक्रिया है। मतलब योजना बनी हुई है, उसी से बंधा हुआ है, उसी के द्वारा ये आगे कार्य करता रहता है, जिसमें विकास के समस्त पक्ष एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध बनाते हुए आगे की ओर अग्रसर होते हैं। जिसमें क्या होता है, विकास के जितने भी पक्ष हैं वो एक दूसरे से क्या बनाते हैं, घनिष्ठ संबंध बनाते हैं और धीरे धीरे वो आगे क्या करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पहले नंबर प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। आई होप आपका ये पहला नंबर प्रश्न जो पूछा गया था विकास की विशेषताओं के बारे में वो आप अच्छे से बता ले गए होंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब मुझे लगता है कि सभी बच्चों को जानना भी जरूरी है। अक्सर करके पूछ लेता है कि विकास एवं वृद्धि एवं विकास में अंतर बताइए। क्या होती है वृद्धि और क्या होता है विकास। तो पहले इन दोनों का मतलब हम अपने भाषा में, लैंग्वेज में सीखें। तो भैया, वृद्धि को इंग्लिश में हम ग्रोथ कहते हैं और विकास को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है भैया। जो ग्रोथ होता है वो शारीरिक रूप से संबंधित होता है, जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका मोटापा बढ़ रहा है, ठीक है, आपका वजन बढ़ रहा है। तो ये सब क्या है, ये ग्रोथ, जो चीजें दिखाई दें। आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, जो चीजें दिखाई दे, परिवर्तन क्या हो, दिखाई दे कि आज ये 3 फुट का था, जब हम अगले बार आए तो ये 5 फुट का हो गया। तो ये परिवर्तन आपको क्या कर रहा है, साक्षात दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब बिना किसी के बताए, बिना किसी के जताए आपको जो परिवर्तन दिखाई दे उसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। और विकास क्या होता है, विकास दिखाई नहीं देता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बोले ना, आपके सामने हिले डुले ना, तो आप जान नहीं पाओगे कि उसके अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके जानते हैं कि कौन कौन से अंतर हैं। कई सारे अंतर हैं, एक एक को हम देखेंगे, ठीक है। विकास, वृद्धि एवं विकास में अंतर। पहले आप डालेंगे वृद्धि और दूसरा आप डालेंगे विकास। वृद्धि में आप लिखेंगे कि वृद्धि गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। मतलब बोलते हैं जो वृद्धि है, मतलब शरीर के बढ़ने का जो तरीका है, एक तरीके से बच्चा क्या, पहले एक भ्रूण बनता है, फिर धीरे धीरे वो उसके हाथ पांव पैर जो कुछ भी होते हैं, आंख नाक कान सब कुछ उसके बनने लगते हैं, ठीक है।
धीरे धीरे करके। और वो कब तक चलता है, जब बालक जब तक प्रौढ़ नहीं हो जाता तब तक ये सारी चीज़ें उसकी बढ़ती रहती हैं। तो आप कह सकते हैं वृद्धि क्या है, गर्भावस्था से, मतलब जब बालक माता के गर्भ में आता है और जब तक वो प्रौढ़ नहीं हो जाता तब तक चलता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें विकास के बारे में, तो विकास गर्भाधान मतलब जब बालक गर्भ में आता है तब से लेकर के और जीवन पर्यंत चलता रहता है, मतलब जब तक आदमी की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो कुछ ना कुछ विकास या विकसित होता रहता है। ठीक है, ये आप पहला अंतर देख पाए। दूसरा अंतर बताता है वृद्धि में होने वाले, पहले वृद्धि में क्या होने, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं। मतलब शारीरिक रूप से जब आप किसी की हाइट को बढ़ते हुए देखते हैं, वजन को बढ़ते हुए देखते हैं, ठीक है, और जो आपको मतलब दिखाई पड़ रहा है एक तरीके से, समझ रहे हैं, तो ये सारी शरीर से संबंधित जितनी भी वृद्धि आपको देखने को मिलती है उसको हम वृद्धि कहते हैं। ग्रोथ जो देखने को मिलती है उसको वृद्धि कहते हैं। बट वही चीज़ क्या होता है, विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक भी होते हैं। मतलब एक चीज आपको ये भी समझ में आ गई होगी कि विकास के अंदर ही वृद्धि आती है। समझ रहे हो ना, विकास का ही एक हिस्सा क्या है, वृद्धि है। विकास के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ गई, शारीरिक रूप से भी जो परिवर्तन देखने को मिला उसको भी विकास कहते हैं, मानसिक परिवर्तन देखने को मिला उसको भी विकास कहते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन देखने को मिला वो भी विकास कहा जाता है, और सामाजिक परिवर्तन जो देखने को मिलता है उसको भी हम क्या कहते हैं, विकास ही कहते हैं। तो ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि वृद्धि केवल शारीरिक संबंधित है, शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें आप बढ़ते देख पा रहे हैं वो आपका क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। बट जो आपका विकास है ये शारीरिक से संबंधित है, मानसिक से, संवेगात्मक से और साथ ही साथ आपके सामाजिक से भी संबंधित है। ठीक है, तो आई होप ये आपका दूसरा अंतर भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं तीसरे अंतर के बारे में। तो तीसरा अंतर आपको बता रहा है कि वृद्धि में क्या होता है, प्राणी में वृद्धि बाद में होती है। मतलब बोल रहे हैं कि प्राणी में क्या होती है, वृद्धि जो बढ़ने का कार्य होता है वो बाद में होता है, लेकिन विकास पहले होते हैं। विकास क्या होते हैं, पहले होते हैं। चौथा अंतर बताते हैं, वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। मात्रात्मक मतलब आप कह सकते हैं जिनको हम माप सकते हैं, जिनकी एक मात्रा में हम गणना कर सकते हैं, जिनकी मात्रा बता सकते हैं, वही मात्रात्मक कहलाते हैं। मतलब जैसे आदमी पहले 30 किलो का था, अब 50 किलो का हो गया, तो एक मात्रा में पता है ना, 30 से 20 किलो वो ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, पहले आदमी 2 फुट का था, अब वो 5 फुट का हो गया, तो कितने फुट बढ़ा, 3 फुट बढ़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बोल रहे हैं कि जो वृद्धि होता है इसमें जो भी परिवर्तन होते हैं वो मात्रात्मक होते हैं, मतलब उनको हम माप सकते हैं। लेकिन वहीं पर क्या होता है, विकास में होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होते हैं। मतलब शरीर से संबंधित परिवर्तन हुआ तो वो मात्रात्मक हो गया, बट अगर मानसिक संबंधित परिवर्तन हुआ तो उसको माप तो सकते नहीं हो। कि माप सकते हो कि पहले 5 किलो बुद्धि उसके पास थी अब 8 किलो बुद्धि हो गई, ऐसा तो बता नहीं सकते हो। या आप उसके पास बुद्धि 2 फुट की थी अब 8 फुट की हो गई, ऐसा कुछ कह सकते हो, नहीं कह सकते हो ना, क्योंकि उसको हम किसी मात्रा में बता नहीं सकते हैं। तो इसलिए वह गुणात्मक हो जाता है। इमोशन अगर किसी का देखिए, इमोशनल मतलब संवेगात्मक विकास हुआ, इमोशनल डेवलपमेंट हुआ, अगर वो उसका इमोशन डेवलपमेंट हुआ, तो अब थोड़ी बता पाएंगे कि पहले 5 प्रकार से 5 उसको रोना आता था अच्छा से, 5 प्रकार से वो प्यार करना जानता था, 5 पर प्यार करना जानता था, अब 8 प्यार करना जानता, ऐसा कुछ मतलब सुनने में ही बदला लगेगा कि क्या बोल रहे हो भाई, कुछ समझ में भी आ रहा है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो बता सकते हैं कि जो विकास होता है ये गुणात्मक भी होता है, मतलब केवल हम उसके गुण को, लक्षण को देख सकते हैं, उसको माप नहीं सकते हैं, और मात्रात्मक भी होता है। बट वहीं पे जो आपका वृद्धि होता है वो कैसा होता है, वो आपका मात्रात्मक होता है। आई होप ये आपका चौथा अंतर भी क्लियर हो गया होगा। पांचवा अंतर आपसे बोल रहा है कि वृद्धि में होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं, रचनात्मक होते हैं। मतलब एक रचना, एक आकार में होते हैं, एक आकार होता है। जो वृद्धि में परिवर्तन होते हैं उनका एक आकार होता है, एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन विकास की क्रिया में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक व विनाशात्मक दोनों के होते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि जो विकास में परिवर्तन होते हैं वह रचनात्मक भी हो सकते हैं और विनाशात्मक हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं।
मतलब उनका आकार हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, ऐसा आप यहाँ पर बता सकते हैं। छठा अंतर अगर आप बताना चाहें वृद्धि और विकास में, तो ये भी आप बता सकते हैं कि वृद्धि का जो क्रम है वो प्राणी को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। वृद्धि का क्रम क्या करता है, व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। पहले बालक था, प्रौढ़ हुआ, युवा हुआ, ठीक है, अब वो क्या होता चला गया, धीरे धीरे करके वो वृद्धा हो गया लास्ट में जा करके। लेकिन जो विकास का क्रम है वो प्राणी को क्या, परिपक्वावस्था प्रदान करता है, मतलब उसको मेच्योर बनाता है। बालक पहले एक पशु के समान था, उसको केवल खाने से, रोने से और अपने आप से मतलब था। बट वो धीरे धीरे जैसे बढ़ता गया, उसका विकास होता गया, वो क्या होता गया, परिपक्व होता गया, अर्थात मेच्योर होता गया। उसको केवल अपने आप से मतलब नहीं, अब उसको पूरे समाज से, पूरे परिवार से, पूरे राष्ट्र से, पूरे देश से, पूरे संसार से मतलब हो गया है। तो उसका क्या बोल सकते हैं आप, कि जो विकास है वो परिपक्वता प्रदान करता है, इस तरीके से बता सकते हैं। सातवां अंतर है कोषीय वृद्धि अब वृद्धि कहलाती है। जो कोषीय वृद्धि होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोषीय वृद्धि जो होती है वो क्या कहलाती है, अब वृद्धि कहलाती है। लेकिन यहाँ पर आप बता सकते हैं विकास परिपक्वता की ओर व्यवस्थित परिवर्तनों की श्रृंखला है, ये भी अंतर आपका बढ़िया है। आठवां अंतर आपसे बोल रहा है वृद्धि एवं संकीर्ण अवधारणा है, मतलब वृद्धि क्या बोल रहे हैं, एक संकीर्ण अवधारणा है, बहुत छोटी अवधारणा है, क्योंकि यह केवल प्रौढ़ावस्था तक चलती है। कहाँ तक चलती है, केवल प्रौढ़ावस्था तक चलती है। लेकिन विकास क्या है, एक व्यापक क्रिया है, प्रक्रिया है। व्यापक मतलब बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इसमें वृद्धि और परिपक्वता दोनों सम्मिलित होते हैं, मतलब इसमें वृद्धि और परिपक्वता, किसी चीज का बढ़ना और किसी चीज का मैच्योर होना, दोनों चीजें इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आठवां अंतर भी बता सकते हैं। नौवां अंतर आपसे यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है, इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन ही सम्मिलित होते हैं। मतलब बोलते हैं वृद्धि एक सामान्य प्रक्रिया है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, इसमें जो शारीरिक रूप से परिवर्तन देखने को मिलते हैं वही सारी चीज़ें क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं। बट विकास जटिल प्रक्रिया है, क्या एक कठिन प्रक्रिया है, इसमें वृद्धि और परिपक्वता दोनों सम्मिलित रहते हैं। आराम से बता दीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं दसवां अंतर और आखिरी अंतर, क्या बोला है, वृद्धि की माप की जा सकती है क्योंकि परिवर्तन परिणाम स्वरूप होते हैं। लंबाई, भार आदि की वृद्धियों को मापा जा सकता है, मतलब बोल रहे हैं कि क्या है, जो वृद्धि है उसको हम माप सकते हैं, जो पहले ही बताए थे, जिसमें हम लंबाई ले लिए, वजन ले लिए, ठीक है, मोटापा और दुबलापन ले लिए, तो ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, हम नाप सकते हैं, ठीक है। लेकिन बट जो विकास आपका है इसको हम माप नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके परिवर्तन क्या होते हैं, गुणात्मक होते हैं, जिनका माप नहीं किया जा सकता है, अपितु उन्हें विकास के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। केवल आप इसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भैया इसके बाद ये चीज़ें घटित होगी, ये परिवर्तन आएंगे, लेकिन 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 आप इसको माप नहीं सकते हैं। तो आई होप आपका वृद्धि और विकास में जो अंतर था वो सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। अब आपसे अगर कभी प्रश्न पूछेगा तो आप बताने में बिल्कुल भी घबराएंगी नहीं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है विकास की अवस्थाएं बताइए। क्या बताने हैं, विकास की अवस्थाओं के बारे में बताना है कि विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो विकास की अवस्थाएं पहले आप हेडिंग डालेंगे, जिसको आप कहेंगे स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, ये आप यहाँ पर डालेंगे। अब चलिए एक एक चीज को देखना शुरू करते हैं। पहली जो अवस्था आती है, पहला जो स्टेट आता है वो आता है आपका गर्भकालीन अवस्था। क्या आता है, गर्भकालीन अवस्था। इसको कब से कब तक लिया जाता है, गर्भधान से लेकर के जन्म तक का जो पीरियड होता है वो आपका गर्भकालीन अवस्था कहलाता है। दूसरी अवस्था आपकी आती है शैशवावस्था, जिसको हम जन्म से 2 सप्ताह तक लेते हैं। कब तक लेते हैं, जब बालक जन्म लेता है और जब तक वो 2 सप्ताह का नहीं हो जाता है तब तक का जो पीरियड होता है वो शैशवावस्था कहलाता है। एक तीसरा आता है बचपनावस्था, जिसको हम कहते हैं तीसरे सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक, मतलब तीसरे हफ्ते से लेकर के, चूंकि दूसरे हफ्ते तक वो क्या था, शैशवावस्था में था। अब तीसरे अवस्था जैसे हफ्ते में गया तैसे वो क्या, बचपनावस्था में गया, और जब तक वो 2 वर्ष का पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक वो बचपना अवस्था में ही रहता है। चौथा आपका आता है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था कब बोलते हैं, तीसरे वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक का जो समय होता है उसको हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं।
उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, क्या उत्तर बाल्यावस्था या फिर जिसे हम मध्य बाल्यावस्था कहते हैं, वो आपका 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के बीच का जो पीरियड होता है वो आपका उत्तर बाल्यावस्था या फिर आप कह सकते हैं मध्य बाल्यावस्था कहलाता है। ठीक है। अब छठा जो आपकी अवस्था आती है वो आती है वयः संधि अवस्था। क्या आती है? वयः संधि अवस्था। ये आपकी 11 से 12, किसी किसी की 11 से 12 के बीच का पीरियड होता है और किसी किसी का 13 से 14 वर्ष के जो बीच का पीरियड होता है वो होता है वयः संधि अवस्था। अब इसके बाद जो सातवां आपका आता है पूर्व किशोरा अवस्था, मतलब किशोर अवस्था से पहले का जो समय है वो 13 से लेकर के 17 वर्ष के बीच की जो आयु होती है 4 साल की, ये आपकी पूर्व किशोरावस्था कहलाती है। आठवां आपका जो आता है वो आता है उत्तर किशोरा अवस्था। उत्तर किशोरा अवस्था कब से कब? 18 से लेकर के 21 वर्ष के बीच का जो पीरियड होता है वो आपका उत्तर किशोरा अवस्था कहलाता है। नौवां जो आपका आता है पूर्व प्रौढ़ा अवस्था, जिसको हम 21 से 40 वर्ष तक के जो पीरियड होता है, जो समय होता है, बीच की अवधि होती है, उसको हम पूर्व प्रौढ़ावस्था कहते हैं। आखिरी से जो लास्ट सेकंड कह सकते हैं एक तरीके से, 10वां जो आपका है वो आता है मध्यावस्था। मध्यावस्था जिसको हम मिडिल एज के नाम से भी जानते हैं, ये 41 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के मध्य का जो काल होता है वो आपका मध्यावस्था कहलाता है। अब बोल रहे हैं आखिरी वृद्धावस्था। वृद्धावस्था 60 वर्ष से लेकर के और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वो वृद्धा अवस्था में चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो विकास की अवस्थाओं के बारे में पूछा गया था उस प्रश्न का भी जवाब आई होप दे पाएंगे। 11 अवस्थाएं बताई गई हैं, 11 अवस्थाओं को आप याद कर सकते हैं। अगर न याद हो तो 8-9 याद करके उन्हीं को लिख दीजिएगा तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि नवजात काल के बारे में बताइए। नवजात काल किसे कहा जाता है, यही आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर आप पहले हेडिंग डाल देंगे नवजात काल। इसमें आप लिखेंगे कि जन्म के तत्काल बाद, जब बालक जन्म ले लेता है, इस धरती पर आ जाता है, उसके तुरंत बाद से आरंभ यह अवस्था विकास चक्र की सबसे छोटी अवस्था है। मतलब बोल रहे हैं बालक के जन्म से लेकर के ये अवस्था शुरू होती है और ये विकास चक्र की देखें तो ये सबसे छोटी अवस्था, सबसे छोटा पीरियड होता है, क्योंकि ये जन्म से लेकर के केवल 2 सप्ताह तक चलता है। या क्या बोला गया है कि यह जन्म के से आरंभ होकर के 2 सप्ताह के बाद समाप्त हो जाती है। मतलब केवल 2 सप्ताह का जो पीरियड होता है यही आपका नवजात काल कहलाता है। इस अवस्था में नवजात शिशु को माँ के गर्भ के अंदर के संसार में स्वयं को समायोजित करना होता है। मतलब बोल रहे हैं कि इस अवस्था में क्या होता है, नवजात शिशु जो होता है, मतलब जो बच्चा जन्म लेता है, उसको माँ के गर्भ के अंदर के संसार में स्वयं को समायोजित करना होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अंदर नहीं बाहर, यहाँ पे बाहर होना चाहिए था। माँ के गर्भ से वो बाहर आता है तुरंत, तो उसके बाहर का जो संसार होता है उसमें खुद का समायोजन करना होता है, अपने आप को ताल सिक्का बैठाना होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आप लिखेंगे कि यह अवस्था भी 2 खंडों में विभाजित की जा सकती है। मतलब 2 सप्ताह का जो पीरियड है इसको हम 2 और तरीके से बांट सकते हैं, 2 तरीकों से बांट सकते हैं। पहला क्या आ रहा है, आहार नल कटने से पहले की अवस्था और आहार नल कटने के बाद की अवस्था। मतलब जब बालक वो जन्म लेता है, बाहर आता है माँ के पेट से, तो उसके साथ आहार नल भी बाहर आता है। मतलब माँ के पेट में वो खुद खाता थोड़ी है, चबाता थोड़ी है, वो क्या होता है एक नली के द्वारा उसके अंदर सारी चीजें आती हैं जो माता खाती पीती है, जो कुछ भी वो आहार ग्रहण करती है वो सारी चीजें उसको क्या होती हैं, मिलती हैं। तो वही बोल रहे हैं कि जब तक आहार नल नहीं कट जाता है, उसके नाहार नल कटने के पहले का जो समय होता है, ठीक है, एक आप उसको एक हिस्सा बना सकते हैं और आहार नल कटने के बाद का जो है उसको आप एक हिस्सा बता सकते हैं। ठीक है, किसका, नवजात काल के 2 हिस्से आप बांट सकते हैं इस तरीके से। जन्म के बाद 15 से 20 मिनट का वह समय है जब बालक अपने वातावरण को बिल्कुल समायोजित स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता है। मतलब बोलते हैं कि जन्म के बाद 15 से 20 मिनट तक का जो समय होता है वह एक ऐसा समय होता है जिसमें बालक जिस वातावरण में आया है अपने वातावरण को बिल्कुल समायोजित स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता है। मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता तो कैसे समायोजित करेगा।
इस अवस्था के बाद आहार नल काटते ही बालक स्वतंत्र जीव बन जाता है। मतलब बोल रहे हैं कि जैसे ही इस अवस्था के बाद आहार नल माता की से जो जुड़ा होता है उसको जैसे ही काटा जाता है, वैसे बच्चा क्या हो जाता है, एक स्वतंत्र जीव बन जाता है और अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करना आरंभ कर देता है। मतलब बोलते हैं जैसे ही वो आहार नल कटता है, बालक क्या करता है, अपने जिस वातावरण में वो जी रहा है उसके प्रति क्या करने लगता है, प्रक्रिया करने लगता है, प्रतिक्रिया करने लगता है। यहीं से उसके समायोजन का समय आरंभ होता है। यहीं से क्या होता है, उसके समायोजन का जो समय होता है वो शुरू हो जाता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार शिशु की नाभि से आहार नाल के गिरने के साथ ही बालक के आरंभिक समायोजन समाप्त हो जाते हैं। मतलब बोलते हैं कि अगर हम चिकित्सा विज्ञान की माने तो उसके अनुसार शिशु की जो नाभि से आहार नाल के गिरने के साथ साथ, मतलब बोलते हैं जैसे उसके नाभि से ही तो उसका आहार नाल जुड़ा होता है। जैसे ही वो कट जाता है, जैसे ही वो गिर जाता है, मतलब पहले तो काट दिया तो उसमें आहार नल कुछ ना कुछ लगा रह जाता है उसके नाभि के पास। क्या होता है, देखिए जैसे ये मान लीजिए ये छोटा सा बच्चा है, अभी बच्चा तो हम बना नहीं पाएंगे, इससे क्या हुआ, एक नाल है जो जुड़ा हुआ है। अब नाल को आप काटोगे तो यहीं से तो काटोगे, तो अगर मान लो यहाँ से आपने काट दिया, ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि यहाँ से आपने इस नाल को काट दिया, लीजिए मैंने काट दिया, तो भैया इतना हिस्सा फिर भी तो आपका बचा रह गया, ये हिस्सा। तो ये क्या होता है, जब नाभि से छोड़ता है तो वही बोल रहे हैं क्या होता है कि नाभि आहार गिरने के साथ ही बालक के आरंभिक समायोजन समाप्त हो जाते हैं। मतलब जो समायोजन करने की जो उसकी प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। मतलब लगभग वो समायोजन स्थापित कर चुका होता है अपने इस वातावरण के साथ में। किंतु शारीरिक विज्ञान वेत्ताओं के अनुसार बालक जब अपने जन्म के भार को पुनः ग्रहण कर लेता है तभी उसके समायोजन की पूर्ति समझनी चाहिए। मतलब बोलते हैं कि जो मनोविद्या हैं, जो विज्ञान वेत्ता हैं, ठीक है, शारीरिक विज्ञान वेत्ता हैं, जो शारीरिक विज्ञान के बारे में जानते हैं, उनके अनुसार बालक क्या होता है, जब अपने जन्म के भार को पुनः ग्रहण कर लेता है, मतलब जब जन्म का जो भार होता है उसको क्या करता है, पुनः से ग्रहण कर लेता है, तभी उनके समायोजन की पूर्ति क्या होती है, समझनी चाहिए। तभी समझनी चाहिए कि उनके समायोजन की पूर्ति हो चुकी है। ठीक है, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो आपका यहाँ पर दिया गया है, आपसे पूछ रहा है कि विकासात्मक कार्य का अर्थ एवं महत्व बताइए। अच्छा क्वेश्चन है और लगातार पूछा जाने वाला परीक्षाओं में प्रश्न है। ये लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में लगातार पूछा जा रहा था, बट इसको आप अति लघु उत्तरीय में अगर आपसे पूछ ले तो वहाँ पर भी बता सकते हैं। ठीक है, अति लघु उत्तरीय में केवल इसका या तो अर्थ पूछेगा या तो महत्व पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा, क्योंकि थोड़ा ही लिखना होता है, बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब इसके आप अर्थ और कार्य के बारे में बताते हुए लिखेंगे। पहले आप क्या आते हैं, कौन, हैविंग हसर्ट। ठीक है, हैविंग हसर्ट, जो कुछ भी नाम है सही लिखा है, या तो फिर हैविंग हसर्ट ने लिखा है, क्या लिखा है कि विकासात्मक कार्य वह कार्य है जो किसी निश्चित आयु पर व्यक्ति में प्रकट होता है। इस कार्य की सफलता से उसे प्रसन्नता तथा असफलता से दुख प्राप्त होता है। बाद के कार्यों में कठिनाई आती है। मतलब बोल रहे हैं कि विकासात्मक कार्य वह कार्य है जिसकी एक निश्चित आयु में है, जो किसी निश्चित आयु पर व्यक्ति में प्रकट होता है। मतलब एक कोई निश्चित आयु होती है, उसी में उसके अंदर जो है क्या होता है, विकासात्मक कार्य प्रकट होता है। अगर यह कार्य सफल हुआ तो व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है, अगर ये असफल हुआ तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, और अगर असफल हुआ तो उसको बाद के जो कार्य होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ झेलनी भी पड़ सकती हैं। ठीक है, चलिए अब विकासात्मक कार्य का महत्व भी हम देख लेते हैं। चूँकि अर्थ तो समझ गए, अब विकासात्मक कार्य का महत्व जान लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि विकासात्मक कार्य जहां बालक के विभिन्न क्रियाकलापों
तथा व्यवहारों के विषय में बताते हैं, वहाँ वह अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। मतलब बोलते हैं जो विकासात्मक कार्य होता है, जहाँ पर बालक के विभिन्न मतलब कई सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनके बारे में, तथा व्यवहारों उनके जो विषय व्यवहार हैं, ठीक है, बिहेवियर्स जो हैं उनके उनके विषय में क्या करते हैं, हमें बताते हैं। वहाँ वह अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। कौन कौन से करते हैं? पहला बताते हैं, विकासात्मक कार्य उन कार्यों के लिए निर्देश देते हैं जिन्हें समाज चाहता है या जो समाज के अनुकूल होते हैं। मतलब जो विकासात्मक कार्य है वो ऐसे कार्य के लिए हमें निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, हमें उनके बारे में बताते हैं जिन्हें समाज चाहता है, ठीक है, जिसको सोशल या समाज की नीड होती है या जो समाज के अनुकूल होता है, ठीक है, मतलब समाज के अनुकूल होना ऐसा कि उससे समाज को कोई हानि ना हो और लाभ ही हो, ठीक है। दूसरा जो कार्य होता है, कार्य बताते हैं, महत्वपूर्ण कार्य वो बताते हैं। ये कार्य क्या करते हैं? बालक अथवा व्यक्ति की प्रत्येक आयु के लिए विभिन्न मानक प्रस्तुत करते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि जो ये कार्य हैं, ये चाहे बालक हो चाहे व्यक्ति हो, उसके प्रत्येक आयु जितनी भी आयु होती हैं, हर एक आयु में विभिन्न मानक क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। हर आयु में उनका एक मानक क्या होता है? चेंज हो जाता है। जरूरी नहीं एक ही मानक बना रहे, ठीक है। तीसरा जो कार्य बताते हैं वो क्या बताते हैं? इन कार्यों के मानक के अनुसार ही माता पिता बालकों को शिक्षण में सहायता प्रदान करते हैं। मतलब बोलते हैं जो ये कार्य हैं, कार्य के जो मानक होते हैं, इन्हीं के अनुसार माता पिता क्या करते हैं? बालकों के शिक्षण में क्या करते हैं? उनको सहायता प्रदान करवाते हैं, मदद करवाते हैं, मदद करते हैं। इस सहायता से बालक समाज उपयोगी व्यवहार सीखते हैं। और इसी जो सहायता है जो माता पिता के द्वारा की जाती है या परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा की जाती है, इसी के द्वारा बालक क्या होता है? समाज उपयोगी व्यवहार सीखता है। मतलब ऐसे व्यवहार जो समाज के लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं तो बिल्कुल कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने बता भी दिया है कि आपको व्हाट्सएप पे आ जाना है और आपको वहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट का नाम और प्लस में आपको क्या करना है, ये सेमेस्टर का नाम कि कौन से सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, उसको बता देना है। फिर आपको वे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे अगर आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के साथ में मैच करते होंगे तो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रसव से आप क्या समझते हैं? प्रसव की अवस्थाओं के बारे में बताइए। प्रसव मतलब आप डिलीवरी कह सकते हैं, ठीक है। जब लड़का कोई या शिशु माँ के पेट में होता है, ठीक है, कोई बच्चा माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, और जब वो गर्भ से बाहर आता है तो जो वो प्रक्रिया होती है वो डिलीवरी कहलाती है या फिर आप कह सकते हैं प्रसव कहलाती है। हिंदी में प्रसव कहते हैं, इंग्लिश में उसे डिलीवरी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रसव की अवस्थाओं के बारे में, ठीक है। इसके बारे में, प्रसव की अवस्थाओं के बारे में तो आप लिखेंगे, प्रसव एक स्वाभाविक घटना है। स्वाभाविक मीन्स ऐसी घटना जो घटित होती ही है, ठीक है, किसी महिला के साथ में अगर उसने गर्भधारण कर रखा है। फिर उसके बाद प्रसव की प्रमुखता निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं। मतलब बोल रहे हैं अगर हम मेन अवस्थाएं देखें तो कुछ अवस्थाएं यहाँ पर बताई गई है। पहला आपका बताया गया है विस्फारण की अवस्था, ठीक है। विस्फारण की अवस्था क्या होती है? इसमें आप लिखेंगे कि यह अवस्था ग्रीवा के संपूर्ण विस्फारण तक की अवस्था है। मतलब बोल रहे हैं कि ग्रीवा की जितनी भी विस्फारण तक की अवस्था होती हैं, इसी को हम विस्फारण कहते हैं। इस स्थिति में उलव तरल की थैली फट जाती है। मतलब जिस थैली में बालक है, जिस तरल थैली में है, उसमें क्या होता है, वो थैली फट जाती है और गर्भवती को रह रहकर पेट में दर्द होता उठता है। मतलब जो गर्भवती महिला होती है, जब वो थैली फट जाती है तो माँ के पेट में क्या होता है, रह रह करके दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें प्रत्येक पेशीय संकुचन के साथ साथ भ्रूण से धीरे धीरे नीचे की ओर आता है। मतलब बोल रहे हैं कि जितने भी पेशीय संकुचन होते हैं, या आप कह सकते हैं माँ के पेट में जो बालक होता है वो धीरे धीरे नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में शिशु के लिए जन्म मार्ग तैयार होता है। इसीलिए क्या होता है, इसी अवस्था में शिशु के जन्म मार्ग की तैयारी होती है और तैयार होता है, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। यह अवस्था प्रसव की पहली अवस्था मानी जाती है।
डिलीवरी की पहली अवस्था यही मानी जाती है। इस अवस्था में दर्द की तीव्रता अधिक होती है, दर्द के साथ ही शिशु की गतिशीलता बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप विस्फारण की अवस्था को समझ जाइए, आराम से लिख दीजिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न पूछ रहा है निष्कासन की अवस्था। अगला प्रश्न नहीं, मतलब अगली अवस्था बताई गई है किसकी, प्रसव की। ठीक है, पहली अवस्था आपने विस्फारण की अवस्था पढ़ी, दूसरी अवस्था आपकी क्या है, निष्कासन की अवस्था। इसमें आप पढ़ेंगे कि यह अवस्था ग्रीवा के विस्फारण से लेकर शिशु के जन्म तक की अवस्था है। मतलब कह रहे हैं कि जब विस्फारण हो जाता है उसके बाद से लेकर के जब तक बालक जन्म नहीं ले लेता है उसके बीच का जो पीरियड होता है उसको हम निष्कासन अवस्था कहते हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे यह प्रसव की द्वितीय अवस्था है। क्या है, ये प्रसव की द्वितीय अवस्था कहलाती है। प्रथम आपकी विस्फारण थी, दूसरी आपकी निष्कासन अवस्था हो जाती है। इस अवस्था में गर्भाशय के ऊपरी भाग के तीव्र संकुचन से धीरे धीरे भ्रूण नीचे की ओर आता है। मतलब बोल रहे हैं कि इस अवस्था में क्या होता है, जो बच्चा होता है पेट में वो धीरे धीरे नीचे की ओर आना शुरू कर देता है। इस अवस्था में उदर प्रवेश की महाप्रचीरा पेशियां भ्रूण के लिए निष्कासन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती हैं। इस अवस्था में ग्रीवा का विस्फारण हो जाता है, इसीलिए पीड़ा कम हो जाती है। क्या होती है, इसलिए पीड़ा जो विस्फारण हो जाता है इसी के वजह से क्या होती है, जो दर्द है वो कम हो जाता है। भ्रूण के सिर का दबाव जैसे ही पैर की नाड़ियों पर पड़ता है, मतलब जो लड़का है जो लड़की है पेट में जो बच्चा है उसके जो सिर का दबाव क्या होता है, जैसे ही पैर की नाड़ियों पर पड़ती है वैसे ही पैर की पेशियों में पीड़ादायक संकुचन होने लगता है और क्या होता है कि पैर में दर्द होने लगता है। नाड़ियां चूंकि पेट से ही होकर के जाती हैं तो पैर की जो नाड़ियां होती है उस पर जैसे ही उसके सर का दबाव पड़ता है तो पैर में भी दर्द होने लगता है। जैसे ही संकुचन होने लगता है गर्भवती दीर्घ श्वास लेकर के श्वास रोकते हुए अपने उदर पर ऐच्छिक दबाव डालती हैं। मतलब बोलते हैं जैसे ही क्या होता है, संकुचन होने लगता है, मतलब बच्चा धीरे धीरे बाहर की ओर आने लगता है तो जो गर्भवती महिला होती है वो लंबी सांस लेती हैं और सांस को रोक करके क्या बनती हैं, हल्का दबाव डालती हैं, ऐच्छिक दबाव, अपने इच्छा के अनुसार वो दबाव डालती हैं जिससे वो धीरे धीरे करके बाहर आ सके तथा कहारने लगती हैं। इस स्थिति में सिर बाहर निकल जा आता है। मतलब बोल रहे हैं ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो सर होता है बच्चे का वो बाहर आ जाता है। पश्चात एक तीव्र संकुचन के साथ भ्रूण की हृदय गति मंद हो जाती है। मतलब बोल रहे हैं उसके पश्चात क्या होती है, जो तीव्र संकुचन होता है उसके साथ भ्रूण की जो हृदय की गति होती है, मतलब जो उसके दिल की धड़कन होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, धीरे हो जाती है, परंतु विमोचन होते ही सामान्य हो जाती है। मतलब जैसे ही वो बाहर निकलता है फिर उसकी हृदय की गति क्या हो जाती है, सामान्य हो जाती है। गर्भ से भ्रूण के बाहर आते ही स्त्री की पीठ कठोर हो जाती है। मतलब बोल रहे हैं कि जैसे ही भ्रूण जो पेट में बच्चा है वो बाहर आता है, स्त्री की जो पीठ होती है वो कैसी हो जाती है, कठोर, मतलब कि मजबूत हो जाती है तथा नाड़ी की गति में तीव्रता आ जाती है। और जो नाड़ी की गति होती है, मतलब नसों की जो खून में दौड़ा होता है वो क्या हो जाता है, काफ़ी तेज होता है और उसका चेहरा लाल तथा पसीने से तर हो जाता है। ठीक है, शिशु कुछ समय पश्चात रोने लगता है। शिशु क्या होता है, कुछ समय के पश्चात रोने लगता है। यदि शिशु किसी कारणवश नहीं रोता है तो डॉक्टर अथवा नर्स उसका परीक्षण कर उसको रुलाने का प्रयास करते हैं। इस समय शिशु को उल्टा करके देते हैं जिससे यदि उसके श्वास लेने में कोई भी अवरोधक उत्पन्न हो रहा है तो वह अवरोध क्या हो जाए, टूट जाए। ठीक है, तो आई होप आपका ये दूसरी अवस्था भी क्लियर हो गई होगी। तीसरी अवस्था जो आपकी आती है वो आती है संपूर्ण निष्कासन अवस्था। क्या आती है, संपूर्ण निष्कासन अवस्था। इसमें आप लिखेंगे कि यह अवस्था तीसरी अवस्था होती है। ठीक है, इस अवस्था में ग्रीवा विस्फारण तथा भ्रूण निष्कासन के बाद 10 से 15 मिनट में अपार नाभि रज्जु तथा अन्य झिल्लियां भी निष्कासन हो जाती हैं। इस अवस्था में गर्भाशय का आकार कम हो जाता है। अपा अ, अपरा की अपरा में योनि मार्ग तक पहुंचते ही प्रसूता अपनी उदार पेशियों के सहयोग से उसे बाहर निकाल देती है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे
अपरा के निकलते ही गर्भाशय की पेशियां तंतु रक्त नलिकाओं को घोटते हैं, ठीक है, जिससे रक्तस्राव अधिक ना हो तथा फटे हुए भाग में फाइब्रिन के जमने की प्रक्रिया सक्रिय कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रसव की अवस्था के बारे में बता दीजिएगा, तीनों अवस्थाएं आराम से आप बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि प्रसव के प्रकार बताइए, प्रसव के कितने प्रकार होते हैं, यहां पर आपको बताने हैं, ठीक है। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रसव के प्रकार। प्रसव के प्रकार में आप डालेंगे पहला प्राकृतिक प्रसव, ठीक है। प्राकृतिक प्रसव में क्या होता है, प्राकृतिक प्रसव को स्वाभाविक प्रसव भी कहा जाता है, मतलब जो नॉर्मल डिलीवरी आप जिसे कहते हैं उसी को प्राकृतिक प्रसव कहा जाता है। यह प्रसव बिना दवाओं तथा औजारों की सहायता से किया जाता है। यह प्रसव सामान्य स्थिति में ही संपन्न हो जाता है। जब माता तथा शिशु में कोई विकार आ जाता है तो सामान्य प्रसव होना कठिन होता है। इस प्रकार के प्रसव में बालक का सिर सर्वप्रथम बाहर आता है, इसके पश्चात ही कंधा तथा बाद में शरीर का अन्य भाग धीरे धीरे बाहर आते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम हाथ, उसके पश्चात में पैर आते हैं, पैर बाहर आते हैं। प्राकृतिक प्रसव से उत्पन्न बालक अपने बाह्य वातावरण में अतिशीघ्र समायोजन स्थापित कर लेते हैं। मतलब जो बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी से जो बालक होते हैं वे अपने वातावरण में क्या करते हैं, बहुत जल्दी ही समायोजन स्थापित कर लेते हैं। सामान्य प्रसव अन्य प्रसव की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होता है। मतलब बोल रहे हैं कि और जितने भी प्रकार की डिलीवरी होती हैं उसमें नॉर्मल डिलीवरी सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है। इस प्रसव के समय माताएं तुलनात्मक रूप से कम चिंतित होती हैं। जो तुलनात्मक रूप से मतलब कि और जितना प्रसव कई अवस्था डिलीवरी की होती है, ऑपरेशन का हुआ, उसमें माताएं क्या होती, काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं कि ऑपरेशन सफल हो ना सफल हो। बट जो आपका नॉर्मल होता है इसमें इनकी चिंताएं कम हो जाती हैं, इसमें प्रसव प्रक्रिया की जटिलता कम हो जाती है। मतलब बोल रहे हैं कि जो कठिनाई आती हैं वो कठिनाइयाँ कम हो जाती हैं। दूसरा जो डिलीवरी का प्रकार है वो कौन सा है, वो आपका है यंत्रों तथा औजारों की सहायता से प्रसव। इसमें क्या होता है, इसे इंट्रूमेंटल प्रसव भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इंट्रूमेंटल प्रसव भी कहते हैं। जब शिशु का आकार बढ़ जाता है, वह माता के शरीर से स्वाभाविक रूप से बाहर नहीं निकल पाता है, उसका विकास अधिक हो जाता है, तो उसे औजारों की सहायता से माता के जननांग से निकाला जाता है, ठीक है। इसके लिए औजारों को प्रसव मार्ग में औजारों से प्रसव मार्ग को चौड़ा किया जाता है तथा औजारों की सहायता से ही शिशु को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि गर्भाशय की स्थिति सामान्य प्रसव योग्य नहीं होती है अथवा गर्भाशय में संकुचन की गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, तब शिशु के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। उस स्थिति में भी प्रसव औजारों की सहायता से ही संपन्न कराया जाता है। औजारों से प्रसव कराने में खतरा अधिक होता है। औजारों से जो प्रसव मतलब की डिलीवरी करवाई जाती है, इसमें खतरा क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इससे बच्चे के संवेदनशील अंग जैसे कि आँख, नाक, कान अथवा मस्तिष्क के किसी भाग पर भी नाड़ी संस्थान को हानि पहुंच सकती है। मतलब कह रहे हैं कि इससे आंख, कान, नाक और या फिर मस्तिष्क, इन सभी पर क्या हो सकते हैं, असर पड़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। तीसरा जो डिलीवरी का प्रकार है वो है जटिलतापूर्ण प्रसव, ठीक है, जटिलतापूर्ण डिलीवरी। इसमें क्या होता है, जब माता के पेट में चीरा लगाकर शिशु को माता के शरीर से बाहर निकाला जाता है तो यह चीर फाड़ प्रसव या फिर जटिलतापूर्ण प्रसव कहलाता है, ठीक है। जटिलतापूर्ण प्रसव निम्न स्थितियों में होता है। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिस स्थितियों में ये जो है चीड़ फाड़, जिसे ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी कहते हैं, किए जाते हैं। कौन कौन सी स्थिति होती है, पहला होता है शिशु का आड़ा होना। शिशु का आड़ा होना मतलब कि जब गर्भाशय में शिशु की स्थिति आड़ी हो जाती है और प्रसव पीड़ा भी प्रारंभ हो जाती है, ऐसी स्थिति में औजारों की सहायता से शिशु को बाहर निकाला जाता है तथा अथवा जटिलतापूर्ण ऑपरेशन किया। आड़ा का मतलब ये हुआ कि शिशु क्या हो,
शिशु जैसे एक नॉर्मल तरीके से लिटाया हुआ है, लेकिन वो क्या हो, तिरछा हो जाए, थोड़ा सा तिरछा मिर्चा हो जाए, तो अब उसको तो सीधा कर नहीं सकते हैं। सीधा तो करने के लिए तो उसको क्या करते हैं, ऑपरेशन करके निकालते हैं। दूसरा, शिशु का उल्टा होना। जब शिशु उल्टा हो जाता है तब भी क्या किया जाता है, ऑपरेशन करवाया जाता है। जब गर्भ में शिशु की स्थिति उल्टी हो जाती है, अर्थात सिर गर्भाशय के ऊपर की ओर और शरीर के नीचे का भाग श्रेणी गुहा में होता है, तब ऐसी स्थिति में प्रसव वेदना शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में निचला भाग पहले बाहर आता है और फिर बाद में बाहर आता है। सिर होना चाहिए, यहाँ पे फिर लिखा है, और सिर क्या होता है, बाद में बाहर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी एक स्थिति है। इसमें आप लिखेंगे कि सामान्य तौर पर इस प्रसव में औजारों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, अथवा पेट के ऑपरेशन द्वारा शिशु को बाहर निकाला जाता है। ठीक है। तीसरा जो कारण आता है वो आता है शिशु के आकार का बड़ा होना। जब शिशु का आकार सामान्य से अधिक बड़ा होता है और सामान्य प्रसव करना संभव नहीं होता है, तो उसे जटिलतापूर्ण ऑपरेशन द्वारा ही माता के शरीर से पृथक किया जाता है। ठीक है, मतलब माता के शरीर से अलग किया जाता है ऑपरेशन के द्वारा। ठीक है। और आपका जो चौथा कारण आता है वो आता है शिशु का गर्भ में परेशान या विचलित होना। कई बार माता उच्च रक्तचाप की मरीज होती है, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, ऐसा कोई होता है, और शिशु का माता के शरीर में दम घुटने लगता है। तो इससे क्या होता है, जो शिशु होता है पेट में, उसका माता के शरीर के अंदर दम घुटने लगता है, वह अधिक बेचैन हो जाता है। ऐसी स्थिति में जटिलतापूर्ण ऑपरेशन करके शिशु को माता के जननांगों से बाहर निकाला जाता है। ठीक है। पांचवा जो कारण है वो है शिशु की गर्भ में मृत्यु हो जाना। जब शिशु की किसी कारणवश माता के गर्भ में मृत्यु हो जाती है और इससे माता के जीवन का खतरा उत्पन्न हो जाता है, ऐसी स्थिति में जटिलतापूर्ण ऑपरेशन करके शिशु को बाहर निकाला जाता है। ठीक है। छठा आपका कारण आता है शिशु का गर्भ में अधिक समय लेना तथा प्रसव पीड़ा का अभाव, मतलब कि दर्द ना हो और शिशु को चूंकि समय पूरा हो चुका है, टाइम पूरा हो चुका है, उसके बाद भी वो जन्म नहीं ले रहा है और पीड़ा भी नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, शिशु का समय हो जाने पर माता के गर्भ से बाहर ना होना और प्रसव पीड़ा का अभाव, मतलब प्रसव पीड़ा भी उतना नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में जटिलतापूर्ण ऑपरेशन किए जाते हैं और प्रसव पीड़ा के अभाव में सामान्य प्रसव की संभावना नगण्य हो जाती है, मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। इसलिए ऑपरेशन करके ही शिशु एवं माता के जीवन की रक्षा की जाती है। ठीक है, ऑपरेशन के द्वारा ही इन दोनों की रक्षा की जाती है। तो इस तरीके से आई होप ये वाला प्रश्न भी आपका जो प्रसव के प्रकार का था, ये भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दांत के प्रकार बताइए, मतलब दांत कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। तो आप लिखेंगे दांत दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई दांत, अस्थाई दांत और अस्थाई दांत, दो प्रकार के दांत होते हैं। अस्थाई दांतों की कुल संख्या 20 होती है, जबकि अस्थाई दांतों की कुल संख्या 32 होती है। दोनों प्रकार के दांतों का विभाजन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। कैसे बताया गया है, पहला दिया गया है अस्थाई दांत, जिसे हम प्रारंभिक दांत भी कहते हैं, मतलब बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो कुछ दांत उसके निकल आते हैं और वही दांत क्या होते हैं, धीरे धीरे करके टूट के गिर भी जाते हैं, फिर नया दांत निकलता है, तो वो आपका अस्थाई दांत हो जाता है। बट जो पहले निकलता है उसको अस्थाई दांत कहते हैं, क्योंकि वो गिर भी जाता है। ठीक है। पहला आपका आता है जबड़ा। ठीक है, जबड़ा में कौन सा होता है, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा, दो जबड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चवर्णक। तो चवर्णक 4 होते हैं, 4 ऊपरी जबड़े में होते हैं और 4 नीचे होते हैं। फिर आपका दूसरा आता है क्या, रत्नक। रत्नक आपके जो होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, और कृंतक 4 आपके ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। इस प्रकार से जोड़ो तो 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 12 4 16, 16 4 20 आपके क्या हो गए, यहाँ पर पूरे हो गए। ठीक है। अब बात करते हैं फिर वही जबड़ा, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा। इसमें चवर्णक दांत जो होते हैं, मतलब चबाने वाले जो दांत होते हैं, वो 6 हो जाते हैं। ठीक है। अग्र चवर्णक मतलब के होते हैं जो आगे होते हैं, जिनको काटने का दांत कहते हैं, वो 4 होते हैं। तो 4 ये भी हो गए, तो 6 6 12 और 12 और 4 4 8, 12 8 20 हो गया।
ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं रदनक। रदनक कितने होते हैं? 2 होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, तो यानी कि 4 यही हो गए, तो 20 4 24 हो गए, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहे हैं कृंतक 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं, तो 4 4 8, तो यानी कि 24 और 8 आपके टोटल 32 दांत यहाँ पर पूरे हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनको देख लीजिएगा। आगे आप लिखेंगे सबसे पहले निकलने वाले 2 निचले बीच के कृंतक दांत हैं, मतलब बोलते हैं सबसे पहले कौन से निकलते हैं? सबसे पहले जो निकलते हैं, निकलने वाले 2 नीचे के कृंतक दांत होते हैं। क्या होते हैं? नीचे के जो कृंतक दांत होते हैं 2, वही पहले सबसे पहले बाहर आते हैं, जो 6 से 8 माह की उम्र में बाहर आते हैं। कब? जब बालक 6 से 8 माह का हो जाता है तब बाहर आते हैं। इसके बाद ऊपर के बगल के कृंतक दांत निकलते हैं, मतलब बोले इसके बाद क्या होते हैं? ऊपर के बगल के जो होते हैं और जो कृंतक दांत होते हैं, बगल के जो कृंतक दांत होते हैं वह बाहर आते हैं। सभी कृंतक दांत 1 वर्ष की उम्र तक निकल जाने चाहिए, मतलब बोले 1 वर्ष की उम्र के जितने जब बालक हो जाता है तब तक सारे कृंतक दांत क्या होने चाहिए? बाहर आ जाने चाहिए। फिर आगे लिख रहे हैं उनके ऊपरी सिरे छैनी के आकार के होते हैं, मतलब जो उनके ऊपरी सिरे जो कृंतक के होते हैं वो क्या होते हैं? छैनी के आकार के होते हैं, जो कि भोज्य पदार्थ को काट सकते हैं। भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं? काट सकते हैं। 6 वर्ष की उम्र तक पहला दांत निकलता है, जिसके बाद कृंतक दांत गिर जाते हैं। 6 वर्ष की उम्र तक क्या होता है? पहला दांत निकलता है, और जब तक क्या होते हैं? सारे कृंतक दांत गिर जाते हैं। फिर आगे लिखते हैं इसके नीचे जबड़े में धीरे धीरे बढ़ रहे अस्थाई दांत बाहर आते हैं। और क्या होते हैं? इसके नीचे जबड़े पे क्या होते हैं? जो आपके अस्थाई दांत धीरे धीरे करके बढ़ रहे होते हैं, वे सभी क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं। आगे आप लिखेंगे सर्वप्रथम दोनों ओर के दांतों के पीछे एक चवर्णक दांत निकलता है। जितने दोनों दांत होते हैं उसके पीछे क्या होता है? चवर्णक दांत बाहर आता है, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे फिर अग्र चवर्णक तथा रदनक बाहर आते हैं, ठीक है। फिर क्या होते हैं? जो अग्र चवर्णक मतलब आगे चबाने के दांत होते हैं वे, और फिर रत्नक, ये दोनों क्या होते हैं? बाहर आते हैं। 12वें वर्ष में द्वितीय चवर्णक निकलता है, जबकि अंत में अंतिम चवर्णक तथा अक्ल दाढ़ निकलते हैं। क्या होते हैं? अक्ल दाढ़ निकलते हैं। दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप दांतों के प्रकार के बारे में बता दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्रियात्मक विकास क्या है, यही आपको यहां पर बताना है, ठीक है। अब जो आपका क्रियात्मक विकास है ये क्या करेंगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो आपका लगभग 56 मिनट का हो गया है, ठीक है। 56 मिनट का काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, 1 घंटे से ऊपर हो गया। और चूंकि तबीयत भी खराब है, जुकाम बुखार है, तो उतना पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आराम आराम से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो अगले वीडियो के लिए दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे। ये आज आपका मान लीजिए पहला पार्ट था, चूंकि अभी आपका मान लीजिए आपने केवल 8 पेज खत्म किए हैं, जबकि आपके हैं कितने? 15 पेज हैं, मतलब कि अभी आपके 7 पेज और बाकी हैं, ठीक है। 8 पेज का भी कहाँ शुरू भी किए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना होगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आपको इसके नीचे पार्ट 2 लिखना होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।